हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम वेलकम बैक। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5 फॉर क्लास 10 ज्योग्राफी, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज। इससे पहले हमने वाटर रिसोर्सेज के बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में, फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ के बारे में पढ़ लिया है। हमारे जो आगे के चैप्टर्स हैं उसमें अब आते हैं वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर ऑन द बेसिस ऑफ मैप वर्क। भी इसमें से बहुत कुछ आता है, ठीक है। तो मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे करिकुलम का। यहाँ पे बेसिकली हम देखेंगे कि कौन कौन से मिनरल्स एज अ रिसोर्स हमारे पास इन इंडिया अवेलेबल हैं। एनर्जी रिसोर्सेज की बात करें तो एनर्जी रिसोर्सेज हमारे पास कौन कौन से हैं, हम कहाँ कहाँ ये रिसोर्सेज किस तरीके से यूटिलाइज करते हैं, और जो हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो वो किस तरीके से हम रिसोर्सेज को यूज़ करें, इन मिनरल्स और एनर्जी रिसोर्सेज को यूटिलाइज करें ताकि एक हम सस्टेनेबल लाइफस्टाइल जी सके। वो सारी चीज़ें हम यहाँ इस चैप्टर में समझेंगे। उसके अलावा मिनरल्स जनरली हम माइनिंग से यूज़ मींस मिनरल्स जो हम एक्सट्रैक्ट करते हैं वो माइनिंग से करते हैं। तो माइनिंग एक हज़ार्ड भी है जिसको बहुत अच्छे से समझना है कि भाई माइनिंग एक हज़ार्ड क्यों है, क्यों लोगों की जान खतरे में होती है व्हेन एवर देर इज अ माइनिंग एक्टिविटी गोइंग ऑन, ठीक है। तो अगर हम मिनरल्स एनर्जी की बात करें तो मिनरल एक ऐसी छोटी सी चीज़ है, या कहे हम इतनी बड़ी चीज़ है कि एक छोटी सी स्टेपलर की पिन से लेके शिप बनाने तक सब कुछ हमें मिनरल से ही मिलता है। इट इज़ दैट मच इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। हमारी लाइफ का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है मिनरल्स, ठीक है। मिनरल्स जो हैं वो अगर हम बात करें एक लिविंग थिंग के लिए, मिनरल बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। लाइफ प्रोसेस में मिनरल्स ना हो तो ये जो लाइफ प्रोसेसेस हमारी होती है वो हो नहीं सकती। जैसे हमने लाइफ प्रोसेस साइंस में पढ़ा था कि भाई हमारी बॉडी में भी बहुत सारे मिनरल्स अवेलेबल हैं, ठीक है। और उन्हीं के इनटेक की वजह से हम एक बैलेंस डाइट कंसिडर करते हैं। हम जो भी खाते हैं उसमें मिनरल्स हम कुछ अमाउंट तक इंक्लूड करते हैं ताकि वो एक बैलेंस डाइट रहे, ठीक है। मिनरल इनटेक जनरली 0.3% होता है ऑफ द टोटल न्यूट्रिएंट्स जो हम लेते हैं, बट वो 0.3% भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। आप यूरिन फॉर्मेशन ले लो, आप जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम चलती है, जो हमारी बॉडी में ब्लड ट्रांसफ्यूजन वगैरह होता है, सारे सिस्टम कहीं ना कहीं इन मिनरल्स और मिनरल के बैलेंस पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, ठीक है। विदाउट देम हम जो हमारा 99.7% जो डे टू डे रेगुलर न्यूट्रिएंट लेते हैं उसको भी मैनेज करना या उसकी भी कैपेबिलिटी को बहाल लाना हमारे लिए इम्पॉसिबल हो जाता है इफ़ वी डोंट हैव दिस 0.3% ऑफ द मिनरल दैट वी टेक इन, ठीक है। अभी मिनरल 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 होता क्या है ये मिनरल, ठीक है। होमोजीनियस नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस विथ अ डिफाइनेबल इंटरनल स्ट्रक्चर। ये होमोजीनियस स्ट्रक्चर है जो कि नेचर में एग्जिस्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ रॉक्स, इन द फॉर्म ऑफ रॉक्स, ठीक है। जहाँ पे वो कंबाइन होते हैं वन और अदर मिनरल्स के साथ, और किस तरीके से वो बने हैं, बाय विच फिजिकल और केमिकल कंडीशंस वो क्रिएट हुए हैं इन द नेचर, वो डिफाइन करता है वो किस तरीके के मिनरल्स हैं, ठीक है। बेसिकली वो डिफाइन करेगा फिजिकल एंड केमिकल कंडीशंस कैसी हैं, वो डिफाइन करेगा वो मिनरल किस बेस पे है, वो कहाँ पे आपको मिलेगा, किस फॉर्म में मिलेगा, उस मिनरल का प्योरिफिकेशन करके हम किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी वो फिजिकल स्टेट में, लाइक फिजिकल फॉर्म में जो है, सॉल्ट लाइक इस रॉक के फॉर्म में है या पाउडर्ड फॉर्म है या क्या फॉर्म है, किस फिजिकल और केमिकल कंडीशंस में वो क्रिएट हुआ है, वो कहीं ना कहीं इम्पेक्ट करेगा उसकी एग्जिस्टेंस पे। वो कहाँ आपको देखने को मिलेगा,
कैसे उसका प्यूरिफिकेशन प्रोसेस होगा। हमने मेटलर्जी पढ़ा है नॉन मेटल्स में, मेटल एंड नॉन मेटल्स साइंस का चैप्टर 3, ठीक है, वहाँ पे हमने अलग अलग एक्सट्रैक्शन मेथड्स देखे हैं। तो वैसा ही यहाँ पे भी कुछ अप्लाई होता है। अभी जियोग्राफर्स एंड जियोलॉजिस्ट दो हैं जो इनकी स्टडी करते हैं और जो हमें बताते हैं कि वो किस तरीके के मिनरल्स हैं, ठीक है। तो जियोग्राफर्स ऐसे लोग हैं जो ये मिनरल को स्टडी करते हैं एज अ पार्ट ऑफ अर्थ्स क्रस्ट। अर्थ के क्रस्ट में जो मिनरल अवेलेबल है उनको बेसिकली ये स्टडी करते हैं। ये अबव द सरफेस यानी बाहरी सतह पर जो मिनरल्स मिलती हैं उसको स्टडी करते हैं। कौन? जियोग्राफर्स, ठीक है। ये जो जियोलॉजिस्ट होते हैं ये मिनरल्स कैसे फॉर्म हुए, फॉर्मेशन ऑफ मिनरल्स को स्टडी करते हैं, कितने पुराने हैं, ठीक है। उनका फिजिकल और केमिकल कंपोजिशन क्या है, ये सारी चीजें जानने के लिए ये डीप डाउन एक्सकवेशंस करते हैं। ये बिलो द अर्थ क्रस्ट काम करते हैं। हमें पता है अर्थ के लेयर्स हैं, ठीक है। ये जो जियोग्राफर्स हैं जो अर्थ का आउटर मोस्ट लेयर है, क्रस्ट है, उसके ऊपर जो मिनरल्स हैं उसके बारे में स्टडी करते हैं। जबकि जियोलॉजिस्ट जो हैं वो अर्थ के कोर मेंटल में जो हमारे मिनरल्स हैं उनकी एग्जिस्टेंस पे सवाल उठाते हैं कि भाई ये बने कैसे हैं, कितने साल पुराने हैं, क्या फिजिकल मेथड कंडीशंस आई होंगी या क्या केमिकल कंडीशंस आई होंगी इन मिनरल्स को बनने के लिए, ठीक है। तो बेसिकली जियोग्राफर्स ऑन द अर्थ क्रस्ट वर्क करते हैं, जियोलॉजिस्ट दे वर्क ऑन द मेंटल एंड द कोर, ठीक है। अभी देखो जो मोड ऑफ अकरेंस ऑफ मिनरल होता है, कहाँ पे अकर करता है, वो डिफाइन करता है कि भाई वो कैसे फॉर्म में होगा, कितनी प्योरिटी में होगा, कैसे उसका एक्सट्रैक्शन किया जाए, ठीक है। तो एक टर्म समझते हैं दैट इज ओर्स। ओर्स बेसिकली क्या होता है, जो मिनरल है, ठीक है, जो हमारा मिनरल है वो मिक्स होता है विथ अदर एलिमेंट्स, ठीक है। अदर एलिमेंट्स के साथ मिक्स करा हुआ जो एक्यूमुलेशन होता है उसे हम ओर कहते हैं, ठीक है, उसे हम ओर कहते हैं। अभी ये ओर जो है, ओर से जब हम हमारा डिजायर्ड मेटल या डिजायर्ड एलिमेंट एक्सट्रैक्ट करते हैं तो ये कमर्शियली वायबल होना चाहिए। कमर्शियली वायबल मतलब वहाँ पे एक्सट्रैक्शन करने के लिए जो भी सारे प्रोसीजर्स लगेंगे, बी इट एनी केमिकल प्रोसेस, बी इट एनी फिजिकल प्रोसेस, उसको एक्सट्रैक्ट करने के बाद, प्योरीफाई करने के बाद उसको इंडस्ट्री तक पहुंचाने के लिए जो भी कॉस्ट लगता है इट शुड बी कमर्शियली वायबल। हमारे लिए वो सस्ते से सस्ता, अच्छे से अच्छे दाम में हो जाना चाहिए। हम ज़्यादा उस पर स्पेंड नहीं कर सकते बिकॉज इट इज़ लाइक कि आपको नहीं पता कि ये और में से हमें एग्जैक्ट कितना प्योरेस्ट फॉर्म मिलने वाला है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें भी कैलकुलेट करी जाती हैं। जहाँ पे हमें सस्ते से सस्ता, अच्छे से अच्छा मिल जाता है, वी गो फॉर द एक्सट्रैक्शन प्रोसेस। अभी यहाँ पे कमर्शियली वायबल एक्सट्रैक्शन प्रोसेस हम यूज़ करते हैं। अभी देखिए द टाइप ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रक्चर इन विच दे आर फाउंड डिटरमाइंस द रिलेटिव ईज विथ विच मिनरल ओर्स मे बी फाइंड, ठीक है। किस तरीके से बने हैं, टाइप ऑफ फॉर्मेशन और या उनका स्ट्रक्चर, ठीक है। बहुत सारे मिनरल्स बहुत सारे अलग अलग कंबाइंड स्टेट में मिलते हैं हमें, ठीक है। आगे देखते हैं हम थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो जो टाइप ऑफ फॉर्मेशन है वो किस टाइप से बने हैं, किस तरीके से बने हैं, या उनका पेरेंट रॉक जो है वो किस तरीके का है, कैसा उनका स्ट्रक्चर है, वो बेसिकली डिटरमाइन करता है कि भाई यहाँ से माइनिंग एक्टिविटी हो सकती है, इसका एक्सट्रैक्शन हो सकता है। ये जो एक्सट्रैक्शन करेंगे, यहाँ पे जो मशीनरी होगी वो हमें कमर्शियली वायबल होगी, हमें इकोनॉमिकली बेनिफिशियल होगी कि नहीं, ठीक है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि भाई ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस मिनरल्स का किस तरीके का बाइफर्केशन है, क्या वेरिएशंस हैं हमारे पास मिनरल्स में इंडिया में, ठीक है। बट बेसिकली याद रखना है वेन एवर वी वॉन्ट टू माइन एन ओर इट शुड बी कमर्शियली वायबल, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक मस्त माइनिंग प्लेस हमने ढूंढी है जहाँ से हम 400-500 एकड़ जमीन खोदें और उसमें से खाली 100 ग्राम सोना मिले,
ठीक है, इट इज नॉट कमर्शियली वायबल दैट वे। ठीक है, चलिए। माइनिंग जो है जनरली कुछ इस तरीके से अकर करती है। ओशन वाटर्स में अगर हम इंडिया में बात करें तो हमारे पास पेट्रोलियम एंड ऑयल जो है, ठीक है, क्रूड ऑयल, उसके लिए हम ओशन वाटर्स पे डिपेंडेंट हैं। उसके अलावा एलुवियल डिपॉजिट्स विच आर ब्रॉट बाय द हिमालयन रिवर्स, रेसिडुअल मास ऑफ द वेदर्ड मटेरियल, ये भी जहाँ पे आपको लाइक घाट सेक्शन हो गया, या जहाँ से पहले बहुत सारी नदियाँ बहती थी अब नहीं है, उनके रेसिडुअल्स में देखने को मिल जाएगा। बेड्स एंड लेयर्स, वेन्स एंड लोड्स, ये कुछ तरीके के फॉर्म्स हैं जहाँ पे मिनरल एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अ, ये सारे ऑलमोस्ट फॉर्म्स इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं। हम वन बाय वन देखते हैं इनको। ठीक है, अभी वेन्स एंड लोड्स क्या होता है? वेन्स एंड लोड्स की अगर हम बात करें, वेन्स हमारे लिए बेसिकली क्या होता है? नसें। ठीक है, तो नसें किसकी नसें? ठीक है, तो इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक जो है, उसकी क्रैक्स में, उसकी नसों में, उसके क्रेवाइसेस में, उसके फॉल्ट्स में या उसके जॉइंट्स में जब हमें मिनरल मिलता है, इन सारी जगह पे जब हमें मिनरल मिलता है, तो हम उसे वेन्स एंड लोड्स कहते हैं। अगर छोटा छोटा अमाउंट प्रेजेंट है, कम कम अमाउंट प्रेजेंट है, तो उन्हें वेन्स कहेंगे। ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है तो उसे लोड्स कहेंगे। समझो ये जो हमारा रॉक्स है, रॉक लेयर है, बेड लेयर, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से है, तो कुछ जगह पे डिपॉजिशन बहुत ज़्यादा होगा, यहाँ पे डिपॉजिशन बहुत ज़्यादा है। वहीं उसके नीचे के जो रॉक्स है या बाजू के रॉक्स हैं, वहाँ पे कुछ इस तरीके से पतली पतली लाइंस होंगी। अगर हम देखें तो कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिलेगा वेन्स एंड लोड। ठीक है, पतली पतली नसों की तरह लाइंस में भी हमें देखने को मिल जाएंगे मिनरल्स, और कहीं पे बहुत सारा ढेर भी हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली वेन्स एंड लोड्स इस तरीके का वर्क आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अभी वेन्स छोटे अमाउंट में होता है, लोड्स ज्यादा अमाउंट में होता है। ठीक है, फॉर्मेशन किस तरीके का है कि ये फॉर्म हुए हैं विथ मिनरल्स इन लिक्विड और मॉल्टन एंड गैशियस फॉर्म्स। ठीक है, जब भी हम बात करते हैं इग्नियस मेटामॉर्फिक, तो हमारे दिमाग में आता है कि जो वॉल्केनिक इरप्शन से मॉल्टन लावा जो है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं सेटल डाउन हुआ है। मॉल्टन लावा कम्स फ्रॉम द अर्थ मेंटल एंड कोर। ठीक है, उसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं जो बाहर आते हैं। ठीक है, तो लावा इज इन मॉल्टन फॉर्म, वो लिक्विड या मॉल्टन स्टेट में हो, या उसमें से जो गैसेस रिलीज हुए वॉल्केनिक इरप्शन में, वो फोर्सफुली अपवर्ड आते हैं और इसी कैविटीज में रह जाते हैं। पत्थर के बीच में जो कैविटीज होती हैं, स्टोन्स के बीच में जो कैविटीज होती है, वहां पे वो फिल अप हो जाते हैं। दे कूल एंड सॉलिडिफाई एज दे राइज। ठीक है, जैसे जैसे समय जाता है वो ऊपर आते हैं, उसी दरमियान वो ठंडे हो जाते हैं। ठीक है, और वो वहां पे जम जाते हैं। एग्जाम्पल, टिन, कॉपर, जिंक एंड लिड, ये चार ही नहीं, बहुत सारे ऐसे मिनरल्स हैं जो हमें वेन्स एंड लोड्स में देखने को मिल जाते हैं। ये सारे मिनरल्स अलग अलग फॉर्म में भी देखने को मिलते हैं, खाली ऐसा नहीं है कि वेन्स एंड लोड्स में देखने को मिलते हैं। ठीक है, बट बेसिकली अगर हम वेन्स एंड लोड्स का एग्जांपल देना चाहें तो टिन, कॉपर, जिंक और लेड दे सकते हैं। ठीक है, मूविंग ऑन। बेड्स एंड लेयर्स, कुछ इस तरीके से आपको बहुत ही अच्छी लेयरिंग बेड टू बेड देखने को मिलेंगी। बेसिकली सेडिमेंट्री रॉक्स में आपको ये देखने को मिलेंगी। समय जाते ऊपर लेयर्स बनते रहते हैं सेडिमेंटेशन के, वही है एज अ फॉर्म ऑफ रिजल्ट ऑफ डिपोजिशन, एक्यूमुलेशन एंड कंसंट्रेशन इन हॉरिजॉन्टल स्ट्रेटा। एक के ऊपर लेयर बनती ही जाती है, परत बनती ही जाती है, तब कुछ इस तरीके से आपको बेड्स एंड लेयर्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पे जहाँ पे हीट एंड प्रेशर कंडीशंस ज़्यादा होंगी, वहाँ पे आपको कोल एंड आयरन ओर देखने को मिलेगा।
ठीक है, कोल एंड आयरन और आपको देखने को मिलेगा। और जहाँ पे एरिड रीजन्स यानी कि राजस्थान जैसी मिट्टी हो, वहाँ पे आपको जिप्सम एंड पोटाश सॉल्ट देखने को मिलेगा। इसीलिए आगे जब हम इन सारी चीज़ों को समझेंगे, इन सारे मिनरल्स को समझेंगे, तो हमें लोकेट करने के लिए भी इजी पड़ जाएगा। याद रखना कि भाई कोल एंड आयरन ओर जो है वो हीट एंड प्रेशर बेल्ट्स जहाँ पे हैं, जहाँ पे गर्मी अच्छी मिल जाती है, जहाँ पे अच्छा प्रेशर बन जाता है, बेड लेयर्स वहीं पे बनते हैं, तो वहाँ पे हमें कोल एंड आयरन मिल जाता है। पर कुछ ऐसी इवापोरेटेड एंड सेमी एरिड या एरिड रीजन्स होते हैं जहाँ से हमें जिप्सम एंड पोटाश सॉल्ट मिल जाता है इन द बेड एंड लेयर फॉर्म्स। ठीक है। रेसिड्यूअल मास ऑफ द वेदर्ड मटेरियल, रेसिड्यूअल मास ऑफ द वेदर्ड मटेरियल यानी कि वेदरिंग ऑफ द स्टोन्स, स्टोन्स के टूटते वक्त जो रेसिड्यू बचता है, जो चीज़ें बचती हैं, उसका डिकम्पोजिशन होता है। ठीक है, रेसिडुअल वेदर्ड स्टोन मतलब जो सरफेस पे स्टोन है उसका टूटना, ठीक है, उसका डिकम्पोजिशन होना, उसमें से जो सॉल्यूबल कंस्टिट्यूएंट्स हैं वो पानी के साथ मिक्स होके बह जाते हैं। ठीक है, पत्थर टूटता है, बारिश होती है, जो चीज़ें उस पानी के अंदर डिजोल्व हो जाती है वो निकल जाती है, सॉल्यूबल कंस्टिट्यूएंट्स निकल जाते हैं, लीविंग अ रेसिडुअल मास। जो नहीं डिसॉल्व हो पाता, जो नहीं सॉल्युबल हो पाता, वो रह जाता है। ठीक है, विच गिव्स अस द वेदर्ड मटेरियल ओर्स। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट एग्जांपल बॉक्साइट, बॉक्साइट यानी एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम ओर को हम बॉक्साइट ओर कहते हैं, एल्यूमिनियम ओर को हम बॉक्साइट ओर कहते हैं। कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, समझ आया बात? चलिए, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, एलुवियल डिपॉजिट्स। अभी हमें पता है कि एलुवियल डिपॉजिट्स ऐसे हैं कि भाई जब नदी बहती है तो अपने फुट हिल्स में जहाँ से वो बह रही है वहाँ पे बहुत सारा डिपॉजिशन करती है। एलुवियल डिपॉजिट्स इन सैंड एंड वैली फ्लोर्स ऑन द बेसिस ऑफ हिल्स। ठीक है, ये हिल्स के बेसिस पे बहुत ज़्यादा देखने को आपको मिल जाएगा। और इनको हम क्या कहते हैं? प्लेसर डिपॉजिट्स। प्लेसर डिपॉजिट्स कहते हैं हम इसे, क्योंकि ये जो फुट हिल्स है उसके बेस में प्लेस डाउन होते जाते हैं, परत दर परत बनती रहती है। जनरली कंटेन मिनरल्स विच आर नॉट कोरोडेड बाय वाटर। जो पानी से कोरोड नहीं होते वैसे मिनरल्स हमें यहाँ पे इन द एलुवियल डिपॉजिट्स देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, समझ आ रहा है? ओशन वाटर्स, ओशन वाटर्स, इट इज़ अ वास्ट सोर्स ऑफ मिनरल। यहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स हमें देखने को मिल जाते हैं, जनरली जो वाटर में सॉल्यूबल होते हैं, विच कैन बी इजीली डिफ्यूज्ड। ठीक है, इसमें सबसे बड़ा और सबसे कॉमन एग्जाम्पल शुद्ध नमक, कॉमन सॉल्ट, 1 किलो शुद्ध नमक देना। ठीक है, मैग्नीशियम, ब्रोमीन एंड मैंगनीज नोड्यूल्स। ठीक है, ये सारे जो हैं वो बहुत ही कॉमन मिनरल्स हैं जो हमें ओशन वाटर से प्योरेस्ट फॉर्म में मिल सकते हैं। गांधी जी ने सॉल्ट मार्च किस लिए किया था? टैक्स हटाने के लिए, सॉल्ट पे लगा हुआ टैक्स। कहाँ गए थे? दांडी गए थे। दांडी में क्या है? ओशन है। दांडी से नज़दीक ओशन है, तो वहाँ पे सेम द कॉमन सॉल्ट मिनरल वाज यूज्ड। ठीक है, समझ आई बात? हिस्ट्री रिलेट कर दी, नेशनलिज्म वाला चैप्टर, समझ आ रही है बात? ठीक है, चलिए, अभी जो डिस्ट्रीब्यूशन है मिनरल रिसोर्सेज का इंडिया में अगर हम बात करें तो बहुत फेयर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कह सकते, बट हाँ, वी आर हैविंग अ वेरी रिच डिस्ट्रीब्यूशन, वेरी रिच सोर्स ऑफ मिनरल्स। ठीक है, बहुत सारी वेराइटी देखने को मिल जाती है, बट स्टिल इट इज कम्प्लीटली अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वली डिवाइडेड नहीं है। सारे मिनरल्स हमारे पास में इक्वल पोर्शन में नहीं है, या हम कहें सारे मिनरल्स नहीं है हमारे पास। अगर हम पेनिनसुला रॉक यानी कि हमारा पेनिनसुला प्लाटू रीजन बात करें, तो यहाँ पे कोल हो गया, मेटेलिक मिनरल हो गया, माइका हो गया,
और कुछ नॉन मेटेलिक मिनरल्स जो हैं वो हमें देखने को मिल जाते हैं पेनिनसुलर रॉक यानी हमारा डेक्कन प्लेटू और डेक्कन प्लेटू के आसपास के रीजन। ठीक है। सेडिमेंट्री रॉक्स की बात करें, सेडिमेंटेशन जहाँ पे हमें जनरली देखने को मिलता है, तो वेस्टर्न एंड द ईस्टर्न फ्लैंक्स ऑफ द पेनिनसुला। ठीक है, पेनिनसुला के ईस्टर्न एंड वेस्टर्न पार्ट में आपको ये देखने को मिल जाएगा। गुजरात एंड आसाम में सबसे ज़्यादा आपको क्या देखने को मिलेगा, पेट्रोलियम डिपॉजिट्स। ओएनजीसी के बहुत सारे प्लांट्स हैं इन गुजरात एंड आसाम। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो राजस्थान, ठीक है, जो पेनिनसुला से ऊपर आता है, यहाँ पे आपको सारे नॉन फेरस, नॉन आयरन, फेरस यानी आयरन जिसके अंदर आयरन नहीं होता, नॉन मेटेलिक अगर हम और ब्रॉडर वे में बोले, वो सारे आपको राजस्थान में देखने को मिल जाएंगे। द वास्ट एलुवियल आपको कहाँ देखने को मिलेगा, इन द नॉर्दर्न प्लेन्स। ठीक है, जहाँ पे जो हमारी हिमालयन रिवर्स हैं वो बहुत ज़्यादा एलुवियल डिपॉजिट करती है। ठीक है। दे आर डिवॉइड ऑफ इकोनॉमिक मिनरल्स। यहाँ पे आपको मिनरल मिल जाएंगे बट दे आर नॉट दैट मच इकोनॉमिकली वायबल कि भाई हम उसका उस लेवल पे एक्सट्रैक्शन करें। ठीक है, बिकॉज एलुवियल डिपॉजिट में भी मिनरल्स को डिपॉजिट होने में कई साल लगते हैं। ठीक है, अगर हम कोई मिनरल डिपॉजिट जो है उसको एक वायबल वे में, इकोनॉमिकली वायबल वे में एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं, यूज आउट करते हैं उसको, तो हम उसे माइनिंग कहते हैं। वहाँ पे हम उसका जो एक्सट्रैक्शन प्रोसेस है उसको हम माइनिंग करते हैं, या माइनिंग करा है हमने मेटल को, उस तरीके से बात करते हैं। सबसे पहले हम आज स्टार्ट करते हैं फेरस मिनरल्स। फेरस यानी समझना है सीधा सीधा कि जिसके अंदर आयरन कंटेंट हो, ऐसे मिनरल्स जिसके अंदर आयरन हो। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो जितना भी अवेलेबल है उसका 3/4 जो है वो मेटेलिक मिनरल का जो प्रोडक्शन है उसका ऑलमोस्ट 3/4 जो है वो आयरन या हम कहें फेरस मिनरल्स है। ये बेसिकली सारी चीज़ों का, सारे डेवलपमेंट का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस बनाते हैं। दे प्रोवाइड अ स्ट्रॉन्ग बेस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मेटलर्जिकल इंडस्ट्री। मशीनरी बनेगी तो भी इन्हीं चीज़ों से बनेगी। ठीक है, आयरन और मैंगनीज और आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है। ठीक है, हमने अगर हम बात करते हैं तो भाई कोई भी, हमने जब चैप्टर स्टार्ट किया तब भी बोला कि एक छोटी सी पिन से लेके एक चिप बनाने तक हमें खाली मिनरल्स, मेटल्स की ही ज़रूरत पड़ती है, मिनरल्स की ही ज़रूरत पड़ती है। तो उसी को अगर हम यहाँ पे भी अप्लाई करते हैं तो ये मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए भी जो मेटलर्जिकल प्रोसेसेस यूज होती हैं, उसमें जो मशीनरी यूज होती है वो भी कहीं ना कहीं इन मिनरल्स और इन फेरस मिनरल्स से मिलती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आयरन की, सबसे पहले हम बात करते हैं आयरन ओर की। ठीक है, इट इज द बेसिक मिनरल एंड बैकबोन ऑफ द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। किसी भी इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए हमें लोहे की ज़रूरत पड़ती है, वो इंडस्ट्री खड़ी करने के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए, उसके अंदर मशीनरी यूज़ करने के लिए, हर जगह हम आयरन को यूज़ करते हैं। तो इंडिया में आयरन और बहुत अच्छी क्वालिटी में और क्वांटिटी में अवेलेबल है। ठीक है, इंडिया इज़ रिच इन गुड क्वालिटी ऑफ आयरन और, क्वांटिटी भी अच्छी खासी है, क्वालिटी भी अच्छी खासी है। ठीक है, तो अगर हम बात करें भाई, अगर हम कहते हैं कि हर एक इंडस्ट्री की रीढ़ की हड्डी जो है वो हमारा आयरन ओर है। ठीक है, आयरन ओर अगर हम बात करें इन इंडिया, अगर हम पाई चार्ट पे लोकेट करते हैं कि कहाँ कहाँ, तो अबाउट 52% जो है वो उड़ीसा के पास आयरन ओर है, छत्तीसगढ़ के पास 16% है, कर्नाटका 14%, झारखंड 11%, और बाकी सारे स्टेट्स मिला के 7% बनता है। तो तकरीबन तकरीबन हाफ ऑफ द टोटल आयरन जो ओर माइनिंग्स होती हैं वो उड़ीसा में होती हैं। अगर हम बात करें आयरन ओर्स की, तो मैग्नेटाइट एंड हेमेटाइट दो फॉर्म में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, मैग्नेटाइट की अगर हम बात करें तो इट हैज़ एक्सीलेंट मैग्नेटिक क्वालिटीज।
ठीक है, आयरन है तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होंगी। मैग्नेटाइट में वो बहुत ज़्यादा अच्छे से प्रोमिनेंट स्टेट में है। वैल्यूएबल इन इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री, ठीक है, क्यों? इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनाने के लिए। हाई कंटेंट ऑफ आयरन अप टू 70%, इसके अंदर तकरीबन मोटा मोटी 70% आयरन अवेलेबल होता है इन द मैग्नेटाइट ओर्स, ठीक है। हेमेटाइट की बात करें तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ आयरन और इंडस्ट्रीज में, ठीक है, और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में भी इसको यूज़ किया जाता है। यहाँ पे मैग्नेटाइट के कंपेयर में जो आयरन कंटेंट है वो कम है, ठीक है। मैग्नेटाइट के कंपेयर में ये 50 से 60% ही आयरन होता है, बट इंडस्ट्री में दिस मच अमाउंट ऑफ आयरन बहुत अच्छा रहता है। तो इंडस्ट्रियल यूजेज के लिए ये जिस तरीके से प्योरली इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में यूज़ होता है, बाकी सारी इंडस्ट्रीज में हम हेमेटाइट जो आयरन ओर है उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें मेजर आयरन और बेल्ट्स, मेजर आयरन और बेल्ट्स इन इंडिया, ठीक है, तो हमने बोला 50% तो खाली 52% तो खाली उड़ीसा बनाता है। तो उड़ीसा और झारखंड बेल्ट को अगर हम साथ में लेते हैं तो जो हेमेटाइट ओर है, ठीक है, द हेमेटाइट ओर दैट इज फाउंड इन बादमफर माइंस एंड मयूरभंज एंड केंदुझार डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है। मयूरभंज एंड केंदुझार डिस्ट्रिक्ट्स में उड़ीसा में आपको हाई अमाउंट ऑफ हेमेटाइट और देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाजू में जो डिस्ट्रिक्ट है सिंगबम डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड, वहाँ पे आपको हेमेटाइट और माइन करने के लिए मिल जाएगा। इन हुआ एंड नावमुंडी भी, ठीक है। तो उड़ीसा झारखंड बेल्ट में आपको बेसिकली हेमेटाइट और देखने को मिल जाएगा। बाधमपुर माइंस जो मयूरभंज में और केदुर झार डिस्ट्रिक्ट्स में है वो, उसके अलावा सिंगबम डिस्ट्रिक्ट जो झारखंड में आया, वहाँ भी माइनिंग एक्टिविटीज होती हैं, किसकी? हेमेटाइट और की ही, ठीक है। उसके अलावा गो एंड नावमुंदी में भी होती है। उसके बाद अगर हम दूसरा बेल्ट देखें लाइक उड़ीसा झारखंड बेल्ट, दुर्ग बस्तर चंदरपुर बेल्ट, ठीक है, दुर्ग बस्तर और चंदरपुर, ठीक है, यहाँ पे वेरी हाई ग्रेड ऑफ हेमेटाइट हमें देखने को मिलता है इन द फेमस बाइलादाला रेंज हिल्स ऑफ द बस्तर रीजन ऑफ छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का जो बस्तर रीजन है इट इज कम्प्लीटली फॉरेस्ट एरिया, ठीक है। यहाँ पे जो बाइलादाल हिल्स हैं, ठीक है, ये रेंज हिल रेंज में आपको वेरी हाई ग्रेड क्वालिटी ऑफ हेमेटाइट देखने को मिल जाता है। द रेंज ऑफ हिल कंप्राइजेस ऑफ 14 डिपॉजिट्स। ये जो छोटी सी रेंज है इसमें 14 डिपॉजिट्स हैं जहां से हमें सुपर हाई ग्रेड ऑफ हेमेटाइट और मिल जाता है। इसीलिए दिस बेल्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस बेल्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे बहुत लार्ज स्केल माइनिंग एक्टिविटीज होती हैं। इट हैज़ द बेस्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज डेट फॉर स्टील मेकिंग। याद करो स्टील प्लांट्स हमारे कहाँ हैं? इन दिस बेल्ट ओनली, छत्तीसगढ़ झारखंड, ठीक है। यहाँ पे जो आयरन ओर है, हेमेटाइट ओर है, दैट इज बेस्ट फॉर मेकिंग स्टील। और यही आयरन ओर हम सीधा सीधा कहाँ एक्सपोर्ट करते हैं? जापान एंड साउथ कोरिया। थ्रू विच पोर्ट? विशाखापट्टनम पोर्ट या वाइजैक पोर्ट, ठीक है। विशाखापट्टनम पोर्ट से हम जापान एंड साउथ कोरिया को, ये जो हमारा दुर्ग बस्तर चंदरपुर वाला बेल्ट है, यहाँ से हम हेमेटाइट भेजते हैं। हेमेटाइट ओर में से हम आयरन एक्सट्रैक्ट करके उनको भेजते हैं, या सीधा सीधा ओर भेजते हैं, वो अपने आप एक्सट्रैक्शन प्रोसीजर करते हैं, ठीक है। तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेल्ट फॉर द आयरन ओर, ठीक है। दूसरा बात करते हैं बेलारी चित्रदुर्ग चिकमगलूर एंड तमकुर बेल्ट, ठीक है। इट इज इन द वेस्टर्न घाट। बेलारी चित्रदुर्ग बेल्ट भी बोलते हैं। कुद्रेमुख माइंस जो कर्नाटका की है, वेरी फेमस, यू आर वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टू लोकेट इन द मैप, ठीक है। कुद्रेमुख माइंस किधर है? कर्नाटका में है, ठीक है। और
कहाँ पे? वेस्टर्न घाट साइड, विच इज 100% एक्सपोर्ट यूनिट। यहाँ से कुद्रेमुख माइन से हम कुछ भी हम इंडिया में यूज नहीं करते, प्योरली सब एक्सपोर्ट आउट करते हैं। ठीक है, एक्सपोर्ट आउट कहाँ से करते हैं? नियर मैंगलोर पोर्ट। हम मैंगलोर पोर्ट यूज करते हैं, पाइपलाइन से स्लरी भेजी जाती है इस ओर की, और वही पाइपलाइन से जो रिक्वायर्ड कंट्रीज हैं जिनको चाहिए उनको हम भेज देते हैं। ठीक है, समझ आ रही है बात? कुद्रेमुख माइन जो है, जो कि बेलारी चित्रदुर्ग बेल्ट में है, ठीक है, वहां से जो भी है वो 100% हम एक्सपोर्ट आउट करते हैं। हम खुद के लिए कुछ भी यूज नहीं करते। ठीक है, कंप्लीटली वो चला जाता है इन द एक्सपोर्ट्स। इसके बाद आता है, ये कर्नाटका में है, कर्नाटका के ऊपर महाराष्ट्र गोवा बेल्ट भी है। ठीक है, तो यहाँ पे और जो है वो इतनी हाई क्वालिटी का नहीं है। ठीक है, इतनी हाई क्वालिटी का नहीं है बट उसको फिर भी हम एक्सट्रैक्ट करके उसको यूज कर लेते हैं हमारी छोटी छोटी इंडस्ट्रीज में। ठीक है, और यहाँ पे जो आयरन ओर जो है वो बेसिकली हम मर्मागांव पोर्ट, विच इज इन गोवा, द ओनली पोर्ट ऑफ गोवा, द बिगेस्ट पोर्ट ऑफ गोवा, मर्मागांव पोर्ट से हम उसको एक्सपोर्ट आउट करते हैं। ठीक है, फिर द नेक्स्ट फेरस मिनरल इज मैंगनीज। मैंगनीज इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील एंड फेरो मैंगनीज अलॉय। ठीक है, जहाँ पे आयरन और मैंगनीज की अलॉयज को बनाया जाता है, या हम कहें स्टील प्रोडक्शन होता है, वहाँ पे मैंगनीज बहुत ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, 1 टन स्टील बनाने के लिए हमें तकरीबन 10 किलो मैंगनीज चाहिए। 1 टन स्टील जो बनता है, स्टील बेसिकली एक एलॉय ही है। ठीक है, तो स्टेनलेस स्टील जब भी बनता है तो उसके अंदर 1 टन के अंदर तकरीबन 10 किलोग्राम ऑफ मैंगनीज यूज होता है। इसके अलावा ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए, इंसेक्टिसाइड्स और पेंट्स बनाने के लिए भी मैंगनीज यूज होता है। इसके अलावा ब्लीचिंग पाउडर, इंसेक्टिसाइड्स और पेंट्स बनाने के लिए भी हम ब्लीचिंग मैंगनीज को यूज करते हैं। अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन देखें, ठीक है, तो उड़ीसा 25 है, महाराष्ट्र 25 है, 1/4 1/4 इनने बांट लिया। मध्य मध्य प्रदेश 27% ले जाता है, मीन्स हमें देता है एक्चुअली। कर्नाटका 11%, आंध्र 10%, एंड बाकी सारे मिला के 2% ऑफ मैंगनीज एक्सट्रैक्शन हमें मिलता है। ठीक है, समझ आई बात? चलिए, क्वार्टर्स की बात करें, उड़ीसा एंड महाराष्ट्र, उसके अलावा मध्य प्रदेश भी तकरीबन एक क्वार्टर जितना ही है। तो 75% अगर हम मैंगनीज की बात करें, तो 75% तो खाली ये 3 स्टेट ही ले जाते हैं, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड उड़ीसा। ठीक है, सारे डेक्कन प्लेटू के हैं। अगर हम नॉन फेरस बात करते हैं, यानी कि द वन विच डज नॉट कंटेन आयरन, नॉन फेरस कंटेंट जो है हमारा, यानी ऐसे मिनरल्स जिसके अंदर आयरन नहीं आता। ठीक है, तो इंडिया रिजर्व्स एंड प्रोडक्शन ऑफ नॉन फेरस इज नॉट वेरी सेटिस्फैक्ट्री। हमारे पास नॉन फेरस मिनरल्स हैं, बट उसका जो प्रोडक्शन वगैरह है वो हम उतने हाई लेवल पे नहीं कर रहे हैं, नॉट वेरी मच satisfied with this। ठीक है, पर दिस मिनरल्स इंक्लूड कॉपर, बॉक्साइट, लिड, जिंक, गोल्ड। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एज पर मेटलर्जिकल पर्पस, इंजीनियरिंग पर्पस, इलेक्ट्रिकल पर्पस। इन सारी इंडस्ट्रीज में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये सारे नॉन फेरस मिनरल्स, जिसमें कॉपर और बॉक्साइट हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। कॉपर एंड बॉक्साइट हम बहुत ही ज़्यादा डे टू डे लाइफ में भी यूज़ करते हैं। कॉपर्स इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में बहुत यूज़ होता है। कॉपर वायर की बात कर ले, एल्यूमिनियम, हर सी चीज़ हमारे यहाँ एल्यूमिनियम की हमें देखने को मिल जाती है। ठीक है लेट्स स्टार्ट विद द नॉन फेरस मिनरल्स।
अगर हम कॉपर की बात करें, द फर्स्ट नॉन फेरस मिनरल की बात करते, तो बेसिकली इतना रिजर्व नहीं है, वी आर डेफिसिट ऑफ दिस, एंड प्रोडक्शन भी इतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है। बट ये बीइंग मेलिएबल, डक्टाइल एंड अ गुड कंडक्टर, हम इसको इलेक्ट्रिकल केबल्स बनाने में, इलेक्ट्रॉनिक्स में एंड केमिकल इंडस्ट्रीज में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। ये मेटल है, मेटल की प्रॉपर्टीज बखूबी निभाता है, बीइंग मेलिएबल, डक्टाइल, ठीक है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो उसके बेसिस पे हम उसका उस तरीके से यूटिलाइजेशन करते हैं। अगर हम बात करें तो कहाँ कहाँ पे हमारे कोल माइंस लोकेटेड हैं, तो बालाघाट माइन इन मध्य प्रदेश, ठीक है। देखो, पर्टिकुलरली अगर हम बालाघाट माइंस बात करें, तो इट इज़ नियर दिस प्लेस, ऑन द बॉर्डर ऑफ मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ आ जाता है। फिर उसी तरीके से खेतरी माइंस इन राजस्थान, ठीक है। खेतरी माइंस इन राजस्थान, राजस्थान अगर हम देखें तो ये पूरा जो रीजन है, ठीक है, यहाँ पे हमारा कॉपर माइनिंग होता है। डूंगरपुर हो गया, उदयपुर हो गया, सिरोही, पाली, अजमेर, जयपुर, अलवर, ये सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पे हमें कहीं ना कहीं कॉपर माइंस एक्सट्रैक्शन देखने को मिल जाता है। उसके अलावा सिंगबम डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड, ठीक है, सिंगबम डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड इज अ लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ कॉपर इन इंडिया। कॉपर जो है वो आपको बालाघाट माइन सिंगबम डिस्ट्रिक्ट में, या फिर हम राजस्थान की पूरा खेतरी माइंस ले लें, तो ये इसी में पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जहाँ से हम बहुत ही गुड अमाउंट ऑफ कॉपर एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट कम्स द बॉक्साइट, द एल्यूमिनिया, एल्यूमिना जिसको हम और प्योरीफाई करके एल्यूमिनियम, बॉक्साइट डिपोजिशंस जो हैं, ठीक है। अभी बॉक्साइट डिपॉजिट्स आर फॉर्म बाय डीकम्पोजिशन ऑफ वाइड वेराइटी ऑफ रॉक रिच इन एल्यूमिनियम सिलिकेट। जो रॉक्स हैं जब उनका डीकम्पोजिशन होता है और उसके अंदर जब ज़्यादा अमाउंट ऑफ एल्यूमिनियम सिलिकेट होता है, तब हम उसे कहते हैं कि वो बॉक्साइट डिपॉजिट है। उसी का जब प्योरिफिकेशन प्रोसेस होता है, बहुत इंपॉर्टेंट मेटल जिसकी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए हम उसको आयरन के साथ मिक्स करते हैं, विथ एक्सट्रीम लाइटनेस एंड गुड कंडक्टिविटी एंड ग्रेट मेलिएबिलिटी, तो वो हम हमारी इंडस्ट्री में उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। एल्यूमिनियम उस तरीके से यूज़ होता है। अगर इंडिया में बॉक्साइट डिपॉजिट्स की बात करें तो अमरकंटक प्लाटू, द प्लेस वेयर द रिवर नर्मदा ओरिजिनेट्स, माइकल हिल्स या माइकाल हिल्स, ठीक है, एंड द प्लेटू रीजन ऑफ बिलासपुर कटनी, ठीक है। यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा बॉक्साइट डिपॉजिट्स देखने को मिलेंगे। उड़ीसा लार्जेस्ट बॉक्साइट प्रोड्यूसिंग स्टेट था टिल 2016-17, ठीक है। पंचपटनी डिपॉजिट्स इन कोरापुट डिस्ट्रिक्ट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। उड़ीसा में पंचपटनी डिपॉजिट्स जो हैं, जो कि कोरापुट डिस्ट्रिक्ट में है इन उड़ीसा, वहाँ वो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बॉक्साइट ओर है, बॉक्साइट डिपॉजिट है इन द स्टेट ऑफ उड़ीसा, ठीक है। उड़ीसा में अगर हम बात करें तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको बॉक्साइट डिपॉजिशन देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट कम्स द नॉन मेटेलिक मिनरल, दैट इज द वन विच डज नॉट हैव मेटल इन इट, ठीक है। अभी पहले फेरस पढ़ा, फिर नॉन फेरस पढ़ा, अभी बात करते हैं नॉन मेटेलिक की। फेरस नॉन फेरस बेसिकली मेटेलिक मिनरल्स थे, ठीक है, उनके अंदर कहीं ना कहीं हमें मेटल्स मिल रहे थे। बट ये है हमारे नॉन मेटेलिक मिनरल्स, जिसमें है माइका, ठीक है। बेसिकली माइका बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ऐसा विच इज़ अ मेड अप ऑफ सीरीज ऑफ प्लेट्स और लीव्स, मैंने आपको बोला था लेयर्स बनते हैं, बेड लेयर्स बनते हैं, ठीक है। माइका कैन बी क्लियर, क्रिस्टल क्लियर हो सकता है, ब्लैक हो सकता है, ग्रीन हो सकता है, रेड, येलो या ब्राउन डिपोजिशंस भी हमें देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। ड्यू टू इट्स एक्सीलेंट डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, इसकी बहुत ही अच्छी डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है, लो पावर लॉस फैक्टर्स,
एंड इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज, नॉन मेटल है तो कंडक्ट नहीं करेगा, तो इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज एंड रेजिस्टेंस टू हाई वोल्टेज, हम इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं इन द इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री। जो हमारे इंसुलेटिंग वायर्स हैं या जो हमारे इंसुलेटर्स हैं, जो भी सारी चीज़ें हमें जहाँ पे पावर लॉस कम चाहिए, जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बढ़ानी है, हम माइका को उसके साथ यूज़ करते हैं। एंड दैट इज़ वाई इट इज़ वन ऑफ द indispensable पार्ट, indispensable mineral in the electric and इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री। इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री माइका के बिना नहीं चल सकती, लूले लंगड़े हो जाते हैं अगर यहाँ पे माइका नहीं यूज होता। ठीक है, मेजर एरियाज ऑफ माइका प्रोड्यूसिंग, तो सबसे पहले नॉर्दर्न एज जो है ऑफ द छोटा नागपुर प्लेटू, नॉर्दर्न एज एज ऑफ द छोटा नागपुर प्लेटू। ठीक है, उसके बाद कोदरमा गया, हजीराबाग हाँ हजारीबाग बेल्ट ऑफ झारखंड। ठीक है, हजारीबाग गया, ये वाला जो पूरा बेल्ट है, ठीक है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा अगर हम देखें, झारखंड का था राजस्थान, अजमेरन, बियावर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा नेल्लोर, ठीक है, जो स्टार्स हैं वो हमारे माइका प्रोडक्शंस हैं। ठीक है, ये रहा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट माइका प्रोड्यूसिंग बेल्ट्स हैं। यहाँ पे बहुत लार्ज अमाउंट में हम माइका को एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं। ठीक है, इसमें आपको आयरन फील्ड भी दिखाई हैं, आयरन ओर्स भी दिखाए हैं, कहाँ से एक्सपोर्ट आउट होते हैं। देखिए, वाइजैक पोर्ट मेंशन किया है, मरमागांव करा है, मैंगलोर पोर्ट किया है, मैंगनीज को हमने दिखाया है बालाघाट नागपुर। ठीक है, उसके अलावा बॉक्साइट अमरकंटक कटनी दिखाया है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट मैप है, मैप वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर्स। ठीक है, द नेक्स्ट वन दैट इज रॉक मिनरल, जो कि लाइमस्टोन है। ठीक है, चूने का पत्थर, फाउंड इन एसोसिएशन विथ रॉक कंपोज्ड, किसके साथ देखने को मिलता है, जहाँ पे आपको कैल्शियम कार्बोनेट या मैग्नीशियम एंड कैल्शियम कार्बोनेट देखने को मिल जाएंगे, वहाँ पे आपको लाइमस्टोन देखने को मिल जाएंगे। बेसिकली फाउंड इन द सेडिमेंट्री रॉक्स। ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक में आपको जनरली देखने को मिल जाएंगे, और ये सबसे ज़्यादा सीमेंट इंडस्ट्री और स्मेल्टिंग ऑफ आयरन इन द ब्लास्ट फर्नेस, आयरन ओर का जो मेल्टिंग डाउन होता है फॉर द प्योरिफिकेशन ब्लास्ट फर्नेस में, वहाँ हीट देने के लिए हम लाइमस्टोन को बहुत एसेंशियली यूज़ करते हैं। अगर डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो बहुत विविड डिस्ट्रीब्यूशन है इसका। राजस्थान में 21%, मध्य प्रदेश 11%, आंध्र प्रदेश 11, छत्तीसगढ़ 10, कर्नाटका 10, गुजरात, तमिलनाडु, तेलंगाना 8%, जबकि 13% अदर स्टेट्स ले जाता। ठीक है, तो वाइडली देखें तो राजस्थान में है, फॉलोड बाय मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, कर्नाटका में, देन गुजरात, तमिलनाडु, तेलंगाना इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन दिखाते हैं। ठीक है, अभी देखो कि भाई ये जो माइनिंग हम करते हैं, जब मैंने चैप्टर स्टार्ट किया था तब हम मैंने बोला था कि माइनिंग के बहुत सारे हजार्ड्स भी होते हैं और बहुत बुरी तरीके से लोगों की ज़िंदगी को भी इफ़ेक्ट करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे हजार्ड्स जो रिलेटेड टू माइनिंग है उसको समझते हैं। दो तरीके के आपको इम्पैक्ट देखने को मिलेंगे। एक तो है हमारे जो माइनर्स हैं, जो माइनिंग एक्टिविटी करते हैं उनकी ज़िंदगी में, और दूसरा है एनवायरनमेंट को क्या नुकसान पहुंचता है बिकॉज ऑफ दिस माइनिंग एक्टिविटी। ठीक है, पहले हम समझते हैं कि जो लोग वहाँ पे काम करते हैं उनके लिए क्या है रिस्क। पहला रिस्क है ऑफ द कोलैप्सिंग ऑफ माइनिंग रूफ। अब जो माइनिंग जहाँ से हो रही है, नीचे से एक्सट्रैक्शन होता जा रहा है, तो एक गुफा जैसा बन जाता है। और जब भी सिस्मिक एक्टिविटीज बात करें या टेक्टोनिक प्लेट की मूवमेंट हो, या हम कहते हैं चट्टान धंस जाती है,
तो जो माइनिंग रूफ्स कोलैप्स होती हैं उसमें बहुत सारे माइनर्स ट्रैप डाउन हो जाते हैं, उनकी जान को खतरा है। दूसरा है इन्यूडेशन एंड फायर इन कोल माइंस। कोल माइंस जो होती हैं, कोयले जहाँ से एक्सट्रैक्ट होते हैं बेसिक, वहाँ पे फायर का बहुत डर रहता है, आग बहुत जल्दी लग जाती है कोयलों में। तो वो एक प्रॉब्लम रहता है, सांस अंदर घुटन सी महसूस होती है बिकॉज ऑफ द गैस जो प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो उसके वजह से कोल माइंस में वो एक रहता है। तीसरा है हेल्थ रिलेटेड इश्यूज, यानी कि जो डस्ट और जो नॉक्शियस फ्यूम्स जो होती है वहाँ पे रिलीज आउट होती हैं जब भी माइनिंग एक्टिविटीज होती हैं। तो हम अर्थ के क्रस्ट को खोदते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे जो डस्ट उड़ता है, जो फ्यूम्स बाहर निकलती हैं, जो गैसेस ट्रैप डाउन हुए हैं, वो फ्यूम्स जब बाहर निकलते हैं तो वो इनहेल बेसिकली ये माइनर्स करते हैं, जो उनकी हेल्थ को बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं। दे आर मोर वल्नरेबल टू पल्मोनरी डिसीज़। वल्नरेबल मतलब कि उनको वो होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। कौन सी डिसीज़? पल्मोनरी डिसीज़, द डिसीज़ेज़ रिलेटेड टू लंग्स, टू ब्रीदिंग एक्शंस, ठीक है? तो वो सारे बहुत ज़्यादा यहाँ पे इफ़ेक्ट कर जाते हैं, ठीक है? तो ये तो हुआ माइनर्स पे, जो लोग माइनिंग एक्टिविटी में काम करते हैं उनके लिए। एनवायरनमेंट पे अगर देखें तो वहाँ से जो वाटर सोर्स जाता है वो कंटामिनेट होता है, क्योंकि ये जो गैसेस और जो हम कहते हैं डस्ट उड़ता है वो कहीं न कहीं सेटल डाउन होता है, ठीक है? उसके अलावा जो वेस्ट है, डंपिंग ऑफ वेस्ट एंड स्लरी, वहाँ पे लैंड डिग्रेडेशन, सॉइल डिग्रेडेशन बढ़ाता है। और जो छोटी-छोटी नदियाँ और रिवर्स जाती हैं, उसको और ज़्यादा पोल्यूट करता है, उसको और ज़्यादा पॉल्यूट करता है, ठीक है? तो डंपिंग वेस्ट, अननेसेसरी जो भी बाहर आया है, उसको कहीं न कहीं डंप करते हैं। जो स्लरी यूज़ नहीं हुई या जो ज़्यादा बेनिफिशियरी नहीं हुई, उसको भी डंप आउट करते हैं। तो वो कहीं न कहीं डिग्रेडेशन होता है, जहाँ पे डंप किया वो लैंड डिग्रेड होना शुरू हो जाता है। बेसिकली इन सारे इम्पैक्ट्स को, इन सारे हज़ार्ड्स को कम करने के लिए हमें स्ट्रिक्टर सेफ्टी रेगुलेशंस लाने हैं, प्लस इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनवायरमेंटल लॉज लाने हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी जो माइनिंग इंडस्ट्री है वो किलर इंडस्ट्री बनती जा रही है। यहाँ पे लोग अपनी जान बहुत ज़्यादा गँवा रहे हैं बिकॉज़ ऑफ द माइनिंग एक्टिविटीज़। एनवायरनमेंट को भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, प्लस जो लोग माइनिंग करते हैं उनको भी बहुत ज़्यादा तकलीफ फेस करनी पड़ती है, ठीक है। बच्चे जो बॉर्न होते हैं, न्यू बॉर्न बेबीज़, वो भी यही सारी पल्मोनरी डिसीज़ के साथ कई बार बॉर्न होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। कुछ इस तरीके से देखिए, माइनिंग रूफ कोलैप्स हो जाना, यहाँ पे फायर इन द कोल माइंस, कंटामिनेशन कुछ इस तरीके से रिवर्स एंड स्ट्रीम्स में होता है, ठीक है। अभी बेसिकली हम बात करते हैं, हमारे पास मिनरल रिसोर्सेज हैं, बट हम कहते हैं एक सस्टेनेबल लाइफस्टाइल के लिए हमें जो है हमारे पास उसको बहुत वाइजली यूज करना है, ठीक है। तो देर इज अ नीड ऑफ कंजर्वेशन, हमें उसको थोड़ा बचा के सोच समझ के यूज करना है। क्यों? क्योंकि जो हमारे मिनरल्स हैं दे आर नॉन रिन्यूएबल, उसको रिन्यू होने में कहीं कई कई साल लग जाएंगे। दिल नीड years एंड years टू replenish, ठीक है। जो टोटल वॉल्यूम हमारा वर्केबल मिनरल डिपॉजिट का है, ठीक है, वो खाली 1% है ऑफ अर्थ क्रस्ट, ठीक है। खाली अर्थ के क्रस्ट का 1% जो है वो वर्केबल है, यानी कि उसमें से हम मिनरल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। बट हमारा कंजप्शन जो है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री ले लो, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री ले लो, कोई भी इंडस्ट्री ले लो, मिनरल के बिना चलती नहीं है। तो कंजप्शन तो बहुत हाई है, बट उसके सामने जो रिप्लेनिशमेंट है, मिनरल का फॉर्मेशन है, वो बहुत ही कम है। बिकॉज हमें पता है दे आर फाइनाइट एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, एनर्जी, ठीक है। यहाँ पे मिनरल्स जो हैं वो रिप्लेनिश होने में कई साल लगा देंगे, हजारों साल लग जाएंगे वापस
वही डिपॉजिट्स हमें मिलने के लिए। जो रिच मिनरल डिपॉजिट्स आर कंट्री में है, हमारे पास जो रिच डिपॉजिट्स हैं मिनरल के, ठीक है, वो हमारे लिए एक्सट्रीमली वैल्यूएबल है, बट शॉर्ट लिव्ड पोजीशन है, थोड़े समय के लिए ही है। क्यों ऐसा? कि भाई जहाँ पे बहुत ज़्यादा मिनरल है, हम कंटिन्यूअसली वहाँ से एक्सट्रैक्शन करे जा रहे, करे जा रहे, करे जा रहे, तो वो ज़्यादा समय नहीं चलने वाले। कंटिन्यूअस एक्सट्रैक्शन कहीं न कहीं हम जो है वो मिनरल एक्सट्रैक्शन का कॉस्ट इंक्रीज़ कर करके भी हम जितने डीप जा सकते हैं उतने डीप जा जाके भी हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, और धीरे-धीरे उसकी क्वालिटी पे भी असर कर रहा है। देयर इज़ अ डिक्रीज़ इन क्वालिटी ऑफ दिस। ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि हमारे पास रिच सोर्स है तो हम उसको बिना वैल्यू करे हम उसको बस जो है वो निकालते जाए, खोदते जाए, खोदते जाए। वी नीड टू यूज़ दिस मिनरल्स वेरी वाइज़ली। हमें इसको बहुत वाइज़ली यूज़ करना पड़ेगा, तभी हम इसको हमारी नेक्स्ट जनरेशन को पास आउट कर पाएँगे। ठीक है? अभी अगर हम बात करें तो हम कुछ स्टेप्स लेते हैं हमारी डे टू डे लाइफ में भी फॉर द कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स। ठीक है? तो अ कंसंट्रेटेड एफर्ट हम बना रहे हैं टू मेक इट प्लान्ड एंड सस्टेनेबल। ठीक है? हम उसको रीयूज कर सके उस तरीके से हम प्लानिंग करते हैं, सस्टेनेबिलिटी के लिए वर्क करते हैं। हमने टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट्स किए हैं कि भाई जहाँ से लो ग्रेड ओर है यहाँ, या कहें हम जहाँ पे लो मेटेलिक प्रॉपर्टी वाले हमको मेटल्स मिलते हैं, उसको भी टेक्नोलॉजिकली हमने इम्प्रोवाइज करके यूज़ करना शुरू किया है। उसके अलावा रिसाइकलिंग ऑफ मेटल्स, आपके घर से बहुत सारे यूटेंसिल्स ले जाते हैं स्क्रैप में, और वहाँ पे उसको रीयूज करा जाता है, रीमोल्ड करा जाता है, रिसाइकल करा जाता है। ठीक है? इनको रिसाइकल करा जाता है। और उसके अलावा जो स्क्रैप निकलता है, ठीक है, उसको रीमोल्ड करके उसके अदर सब्स्टिट्यूट्स के साथ मेल्ट डाउन करके भी उसको हम यूज़ करते हैं। ठीक है? अभी मिनरल एनर्जी, मिनरल रिसोर्सेज को तो हमने समझ लिया। एनर्जी रिसोर्स की अगर हम बात करें, ठीक है, एनर्जी एक हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है। एनर्जी, वर्क, टू मूव, हर चीज़ में हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। वो एक हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है जो कहीं ना कहीं हम अलग अलग सोर्सेज से अटेंड करते हैं। उसी तरीके से कोई भी इंडस्ट्री चलने के लिए एनर्जी रिक्वायरमेंट्स हो। ठीक है? तो एनर्जी हम फ्यूल मिनरल्स लाइक कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, यूरेनियम एंड इलेक्ट्रिसिटी से यूज़ करते हैं। ठीक है? तो अगर हम बात करें तो एनर्जी हर चीज़ से, हर जगह से हमें रिक्वायरमेंट है उसकी, और हम उसके अलग अलग जो सोर्सेज हैं वहाँ से हम इन एनर्जी रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं। इन एनर्जी यूजेस रिसोर्सेज को मैं दो ब्रॉडर वेज में डिवाइड करती हूँ, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल। कन्वेंशनल यानी कि जो पुराने तरीके हैं, जो बरसों से, सदियों से चले आ रहे हैं, दैट मेथड्स आर नोन एज कन्वेंशनल। ठीक है? कन्वेंशनल में लकड़ा जला लो, काउडंग केक्स, coal, petroleum, natural gas, electricity which is produced by both hydel and thermal। ठीक है? तो हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं हाइडल एंड थर्मल पावर प्लांट से, कोयला जला के, या पेट्रोलियम से, या नेचुरल गैस से, या काउडंग केक से, लकड़ा जला के, जो भी हम हीट एनर्जी या जो भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, दे आर कन्वेंशनल। ये पुराने मेथड्स हैं। ठीक है? नॉन कन्वेंशनल, द मॉडर्न मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग या मॉडर्न सोर्सेज जो हैं वो है सोलार हो गया, विंड हो गया, टाइडल हो गया, जियोथर्मल हो गया, बायोगैस हो गया। रीसेंट वन इज एटॉमिक एनर्जी, या हम कहें न्यूक्लियर एनर्जी। ठीक है? ये सारे नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज हैं, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं। एनर्जी रिसोर्सेज हमारे नॉन कन्वेंशनल एंड कन्वेंशनल अगर हम देखें, तो ये जो कन्वेंशनल सोर्सेज हैं ये कहीं ना कहीं नॉन रिन्यूएबल हैं।
हमारे नॉन कन्वेंशनल हैं जो कहीं न कहीं रिन्यू हो जाते हैं, ठीक है? अगर हम बात करें तो विंड एनर्जी, हाइड्रो पावर प्लांट्स, सोलर हो गया, बायोमास हो गया, ये कहीं न कहीं हम खुद इन पे डिपेंड होके या इन पे डिपेंड ना होकर के भी प्रोड्यूस कर लेते हैं, ठीक है? बट ऑयल हो गया, कोल हो गया, ये तो डिपॉज़िट्स होंगे तो हमारे पास आएँगे। हम जो हाइडल पावर प्लांट्स या थर्मल पावर प्लांट्स की बात करते हैं, जहाँ से बेसिकली इंडिया की मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, बट इनको चलने के लिए भी हमें कोल, वाटर, नेचुरल गैस वगैरह चाहिए होता है। जो होते हैं वो तो इजीली हाइडल पावर प्लांट्स में इतना प्रॉब्लम नहीं होता, बट थर्मल लाइक कोल और नेचुरल गैस जो यूज़ करते हैं, वो बहुत सारे प्लांट्स आज बंद हो रहे हैं बिकॉज हमारे पास इतना डिपोज़िशन नहीं है, ना कोल का है, ना नेचुरल गैस का है जो हम यूज़ कर सकें। कन्वेंशनल सोर्सेज़ ऑफ एनर्जी को अगर हम समझें, तो कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गया, इलेक्ट्रिसिटी जो इन जनरल हम बात करते हैं हाइडल एंड थर्मल, ये सारे हमारे नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज़ हैं। इन्हीं को डिटेल में समझते हैं। पहले कोल को लेते हैं, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड वन ऑफ द मोस्ट अबंडेंटली अवेलेबल फॉसल फ्यूल, ठीक है? बहुत ज़्यादा अमाउंट में ये फॉसल फ्यूल हमारे नेचर में अवेलेबल है, ठीक है? इट प्रोवाइड्स अ सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ नेशंस एनर्जी नीड। पूरा भारत जो एनर्जी रिक्वायरमेंट रेज करता है, उसका मोस्ट ऑफ द एनर्जी नीड्स जो हैं वो कंप्लीट होती हैं बाय कोल। कोल से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो मोस्ट ऑफ द इंडिया यूज करता है। इट इज यूज्ड फॉर पावर जनरेशन टू सप्लाई एनर्जी टू इंडस्ट्रीज एज वेल एज फॉर डोमेस्टिक नीड। जो भी पावर जनरेट होता है, जो भी एनर्जी जनरेट होती है इंडस्ट्रीज को यूज करने के लिए, डोमेस्टिक के लिए, वो सारा कहीं ना कहीं कोल पे डिपेंड करता है, ठीक है? बेस्ड ऑन देयर फॉर्मेशन, वो किस तरीके से बने हैं, हमने कोल को क्लासिफाई किया है, ठीक है? कितने पुराना है, किस क्वालिटी का है, उनका कंप्रेशन कितना हुआ है, कितना डीप है, कितने टाइम पुराना है, बरियल हुआ है, वो सारे बेसिस पे हमने क्लासिफाई किया है कोल को। ऑन बेसिस ऑफ क्वालिटी, पिट हो गया, ठीक है? एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, ये सारे अलग अलग वेराइटी है, ठीक है? ठीक है? तो बेस्ड ऑन क्वालिटी, पिट हो गया, लिग्नाइट हो गया, बेस्ड ऑन जो क्वालिटी है, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट एंड पिट। पिट हैज द लोएस्ट कार्बन कंटेंट एंड हाई मॉइस्चर, तो इसको हम हीट के लिए यूज नहीं करते, इसमें हीट कैपेसिटी नहीं होती, ठीक है? फॉलोड बाय लिग्नाइट, ये अगेन लो ग्रेड ब्राउन कोल होता है, विच इज सॉफ्ट विथ हाई मॉइस्चर कंटेंट। बट यहाँ ये हमें बेसिकली जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है, हम उसके लिए यूज़ करते हैं। प्रिंसिपल लिग्नाइट रिजर्व जो है वो नैवेली है, तमिलनाडु में, जहाँ से हम बेसिकली उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है? बिटुमिनस जो है वो डीप डाउन बरी होते हैं विथ इंक्रीज इन द टेम्परेचर। जितना ज़्यादा टेम्परेचर नीचे होगा, उस तरीके से वो फॉर्मेशन में बिटुमिनस बनेंगे, ठीक है? मोस्ट पॉपुलर कोल इन द कमर्शियल यूज, मेटलर्जिकल कोल भी कहा जाता है, ठीक है? विच हैज़ हाई स्पेशल वैल्यूज फॉर स्मेल्टिंग ऑफ आयरन। आयरन ओर के अंदर जो ब्लास्ट फर्नेस में हम आयरन ओर को मेल्ट करते हैं या बर्न मोल्टन फॉर्म में लाते हैं, उसके लिए हम बिटुमिनस कोल को यूज करते हैं, ठीक है? एंड द हाईएस्ट वन इज द एंथ्रासाइट, विच इज द हाईएस्ट क्वालिटी और बहुत ही हार्ड कोयला होता है। इंडिया को एंथ्रासाइट डिपोजिशन कम देखने को मिलेगा एज कम्पेयर टू द अदर टू, ठीक है? पिट भी देखने को मिल जाएगा, बट मेनली हमें जो हमारा रेगुलर जो है वो बिटुमिनस ज़्यादा देखने को मिलता है। ऑन द बेसिस ऑफ एजेस, आपको पता है वी वर द पार्ट ऑफ द गोंडवाना लैंड, ठीक है? तो उसके बेसिस पे
बात करें, उसके बेसिस पे बात करें तो लिटिल ओवर 200 मिलियन ईयर्स इन ये बने हैं गोंडवाना कोल जो हैं। ठीक है, इसको मेटलर्जिकल कोल भी कहा जाता है। कहाँ देखने को मिल जाते हैं? दामोदर वैली इन वेस्ट बंगाल, झारखंड, झरिया, रानीगंज एंड बोकारो में आपको ये देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, उसके अलावा टर्शरी कोल जो तकरीबन अभी 55 मिलियन ईयर्स पुराने हैं। ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जो कोल आपको देखने को मिलता है, कौन कौन से नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स? मेघालय, आसाम, अरुणाचल प्रदेश एंड नागालैंड, वो टर्शरी कोल है। ठीक है, बेसिकली कोल बहुत ज़्यादा बल्की मटेरियल होता है, तो इसका अ, जो वेट लॉस है, अ, अगर हम बात करें, कोल जो है वो जलने पे राख बनती है। तो जो आप जिस अमाउंट ऑफ कोल ट्रांसपोर्ट करते हो, वो जल के राख में और लाइटर हो जाने वाला है। तो हेवी इंडस्ट्रीज और थर्मल पावर स्टेशंस जो है ना, वो मोस्टली सारे कोल फील्ड्स के पास ही लोकेटेड होते हैं, ताकि जो ट्रांसपोर्टेशन में लॉस हो वो कम हो और उसको हम ज़्यादा एफिशिएंटली यूटिलाइज कर सके फॉर द पावर प्रोडक्शन। ठीक है, नेक्स्ट कम्स द पेट्रोलियम। पेट्रोल डीजल क्रूड हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट मेजर सोर्स है हमारे यहाँ। इट प्रोवाइड्स फ्यूल फॉर हीट एंड लाइटनिंग, lubricants इन द मशीनरी, रॉ मटेरियल फॉर नंबर ऑफ मिनट। बहुत सारी इंडस्ट्रीज में रॉ मटेरियल की तरह यूज किया जाता है, लूब किया जाता है। इसके अलावा हीट एंड लाइटनिंग में भी एज अ फ्यूल लाने के लिए, चलाने के लिए, हीट प्रोड्यूस करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। तो पेट्रोलियम रिफाइनरी नॉडल इंडस्ट्री के लिए तरह काम करता है फॉर सिंथेटिक टेक्सटाइल फर्टिलाइजर और बहुत सारे केमिकल इंडस्ट्री। नॉडल यानी कि बहुत बेसिक इंडस्ट्री है फॉर टेक्सटाइल फर्टिलाइजर और बहुत सारी केमिकल इंडस्ट्रीज। ये पेरेंट इंडस्ट्री है पेट्रोलियम। ठीक है, उनकी मशीनरीज चलाने के लिए हर चीज़। ये कहाँ आकर करते हैं? तो एंटीक्लाइन्स एंड फॉल्ट ट्रैप्स इन द रॉक फॉर्मेशन ऑफ द टर्शरी एज। टर्शरी एज यानी 55 मिलियन ईयर्स अगो जो रॉक बने हैं, उसकी फॉल्ट लाइंस में, उन क्लिफ्स में आपको पेट्रोलियम देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा द ऑयल बियरिंग लेयर्स इन द पोरस लाइम स्टोन और सैंडस्टोन, आपको यहाँ पे भी ऑयल फ्लो करते हुए दिख जाएगा। ऑयल इज प्रिवेंटेड फ्रॉम राइजिंग और सिंकिंग बाय इंटरवेनिंग नॉन पोरस लेयर्स। वो ज़्यादा ऊपर ना आ जाए, ज़्यादा नीचे ना आ जाए, उसके लिए नॉन पोरस लेयर्स जो हैं वो काम करते हैं। ठीक है, पेट्रोलियम ऑल्सो फाउंड इन द फॉल्ट ट्रैप्स। ठीक है, बिटवीन पोरस एंड नॉन पोरस रॉक्स जो होते हैं, उसके बीच की लाइंस में भी आपको देखने को मिल जाएंगे। गैस लाइटर होता है। ठीक है, नेचुरल गैस गैस है तो लाइट होगा, तो वो ऑयल के ऊपर एग्जिस्ट करता है, अबव द ऑयल लेयर। कहाँ कहाँ? मुंबई हाई, गुजरात एंड आसाम। मुंबई हाई दैट इज द ओनली ऑफ शोर पोर्ट, ऑफशोर प्लेस जहाँ पे ऑफ शी शोर है, जहाँ पे आपको पेट्रोलियम देखने को मिल जाएगा। गुजरात में अंकलेश्वर, हजीरा, कलोल, वडोदरा, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। आसाम में आपको डिगबोई, वन ऑफ द मेन सेंटर, मेन फील्ड देखने को मिल जाएगा। ठीक है, हाँ, इसके अलावा नाहर काटिया भी है। यहीं आपको सारे देखने को मिल जाएंगे। अंकलेश्वर वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फील्ड इन गुजरात। आसाम अगेन द ओल्डेस्ट वन। इसके अलावा डिगबोई, नाहरकाटिया, मोरन, हुजीरा आर द इम्पोर्टेंट ऑयल फील्ड इन द स्टेट। ठीक है, यहाँ पे क्लियर। देखो, अगेन एन इम्पोर्टेंट मैप। कोल्ड फील्ड्स आपको दे रखी है, कोल्ड माइंस दे रखी हैं। बोकारो हो गया, झरिया हो गया, रानीगंज हो गया, तालचेर हो गया। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें तो ऑयल फील्ड्स आपको दे रखी है, कलोल, अंकलेश्वर ऑफ, मुंबई हाई दे रखा है, यहाँ पे डिगबोई दे रखा है। ठीक है, मेजर नेचुरल गैस रिजर्व्स भी आपको दे रखे हैं, वडोदरा, कलोल यहाँ दे रखा है।
उसके अलावा मुंबई हाई दे रखा है, और एचवीजे पाइपलाइन जो नेचुरल गैस को ले जाती है फ्रॉम हजीरा टू, बात करते हैं नेचुरल गैस और उसी में हम बात करेंगे एचवीजे पाइपलाइन की भी। ठीक है, नेचुरल गैस वेरी क्लीन एनर्जी रिसोर्स दैट इज फाउंड इन एसोसिएशन विद पेट्रोलियम। पेट्रोलियम के साथ या पेट्रोलियम के बिना बहुत ही क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी रिसोर्स है जो हमें इजीली मिल जाता है। ठीक है, इट इज यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी एज वेल एज इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल फॉर पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री। पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में वो एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज होता है, एज वेल एज रॉ मटेरियल भी यूज होता है। एनवायरमेंट फ्रेंडली फ्यूल है क्योंकि इसको जलाने पे बहुत कम कार्बन डाइऑक्साइड इमिट आउट होता है। कहाँ कहाँ है? कृष्णा गोदावरी बेसिन में मिल जाएगा, मुंबई हाई मिल जाएगा, गल्फ ऑफ कैम्बे या गल्फ ऑफ खंभात में मिल जाएगा, उसके अलावा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, एचवीजे पाइपलाइन हजीरा विजयपुर जगदीशपुर क्रॉस कंट्री गैस लाइन है। 1700 किलोमीटर लंबी ये हजीरा यानी कि सूरत से निकलती है विजयपुर जगदीशपुर, यानी मैं आपको अगर मैप में दिखाऊं, विजयपुर जगदीशपुर ये रहा, यहाँ तक गुरुग्राम और सोनीपत सब कवर करते हैं। ठीक है, एचवीजे पाइपलाइन कहा जाता है हजीरा विजयपुर जगदीशपुर क्रॉस कंट्री गैस लाइन, जो मुंबई हाई एंड बेसिन से लिंक है with the fertilizers power and industrial complex in the western and नॉर्थ इंडिया में। जो भी हमारे इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस हैं, फर्टिलाइजर यूनिट्स हैं, फर्टिलाइजर प्रोड्यूसिंग यूनिट्स या पावर प्रोड्यूसिंग यूनिट्स उसके साथ वो कनेक्टेड हैं। इट प्रोवाइड्स एन इम्पेटस टू इंडियाज गैस प्रोडक्शन। मतलब कि इंडिया में जो भी गैस प्रोडक्शन हो रहा है उसको चलाने के लिए, उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। द पावर एंड फर्टिलाइजर इंडस्ट्री जो है, दे आर द की यूजर्स ऑफ नेचुरल गैस। फर्टिलाइजर बनाने के लिए या पावर जनरेशन के लिए हम नेचुरल गैस को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। उसके अलावा सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, आजकल व्हीकल में हमने लिक्विड फ्यूल्स को रिप्लेस कर दिया है फॉर एनवायरमेंट कंडीशंस। प्लस पेट्रोल डीजल का जो रिसोर्स है हमारे पास, उसकी लिमिटेशंस को ध्यान रख। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी अगर हम बात करें तो पर कैपिटा कंजप्शन जो है बेस्ड ऑन डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा है। इलेक्ट्रिसिटी हम दो तरीके से करते हैं, एक तो हाइडल पावर प्लांट्स हो गया और दूसरा थर्मल पावर प्लांट्स। थर्मल पावर प्लांट्स में या तो हमें कोयला चाहिए या नेचुरल गैस चाहिए जिसकी हीट से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। थर्मल पावर प्लांट में हम डैम्स को यूज़ करते हैं। मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स में हमने देखा था हाइडल पावर प्लांट्स बहुत सारे डेवलप करे हैं अलोंग द डिफरेंट रिवर्स। ठीक है, जो कि हम उनके वाटर के फ्लो को थ्रू द टर्बाइंस इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में यूज़ करते हैं। ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो फास्ट फ्लोइंग वाटर को हम यूज़ करते हैं। वाटर बीइंग अ रिन्यूएबल रिसोर्स, हम इसको बहुत इजीली यूज़ करते हैं और बहुत सारे मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स हैं लाइक भाखड़ा नंगल हो गया, दामोदर वैली कॉरपोरेशन हो गया, कोपली हाइडल पावर प्रोजेक्ट हो गया, सरदार सरोवर निगम लिमिटेड हो गया। ठीक है, सरदार सरोवर डैम ऑन नर्मदा रिवर हो गया। ठीक है, ये सारे जो है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसिंग पावर प्लांट्स हैं। उसके अलावा जो हम यूज़ करते हैं वो है विथ कोल पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। ये जो थर्मल पावर स्टेशंस हैं वो नॉन रिन्यूएबल फॉसिल फ्यूल को यूज़ करते हैं फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें सिंगरौली, नमरूप, तालचेर ये है, हाँ, तालचेर, नईवेली, नारावारा, ये बहुत सारे ऐसे थर्मल पावर प्लांट्स हैं जो कि हम ऑल ओवर इंडिया में हम यूज़ करते हैं फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली हम कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस यूज़ करते हैं। यार, मैं भी एक ऐसे थर्मल पावर प्लांट की टाउनशिप में ही पड़ी हूँ। अभी जो इंक्रीज्ड कंजप्शन है फॉसिल फ्यूल का, जो हम यूज़ कर रहे हैं फॉसिल फ्यूल का, प्लस ऑयल एंड गैस का जो प्राइस बढ़ रहा है,
तो वो कहीं न कहीं पोटेंशियल शॉर्टेजेस क्रिएट कर रहा है और उसकी वजह से बहुत सारे कंसर्न्स राइज़ हुए हैं कि भई हमें इलेक्ट्रिसिटी कैसे मिलेगी? हम कैसे थर्मल पावर प्लांट्स पे रिलाई करें फॉर आर एनर्जी या आर इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शंस, ठीक है? तो पॉपुलेशन बढ़ रही है, फॉसिल फ्यूल कम है, लिमिटेड हैं, प्लस ऑयल एंड नेचुरल गैस का रिजर्व जो है वो तो कम है, हम बाहर से ला रहे हैं पर प्राइसेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है? तो कहीं न कहीं एक पोटेंशियल शॉर्टेज हमारे सामने आता है, व्हिच कॉजेज़ अनसर्टेन इनसिक्योर कंडीशन फॉर अस कि भाई आगे जाके हमारे फ्यूचर में एक सीरियस प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, हम एनर्जी किधर से लाएं? इन सब को ओवरकम करने के लिए हम रिन्यूएबल रिसोर्सेस लाइक आर सोलर एनर्जी, विंड, टाइडल एनर्जी, बायोमास हो गया, एटॉमिक एटॉमिक एनर्जी हो गई, न्यूक्लियर एनर्जी हो गई, ये सारे जो मटेरियल हैं हम इस पे डिपेंड करते हैं। हमारे पास हम ऐसे जोन में हैं, हम वी आर इन द प्रॉप जोन, टेम्परेट जोन, तो हमारे पास सनलाइट, वाटर, विंड, बायोमास बहुत अच्छे अमाउंट में है, अबांडेंस में है और हम इन्हीं को यूज़ करके, हम अलग-अलग प्रोग्राम्स लॉन्च करके, इन्हीं को यूज़ करके बहुत अच्छे से हमारी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स हैं, हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट्स है फॉर डोमेस्टिक एज़ वेल एज़ इंडस्ट्रीज़, हम उसको सैटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है? बी इट न्यूक्लियर और एटॉमिक, बी इट सोलर, बी इट विंड पावर, हम सबको बहुत वाइज़ली यूज़ करके हम आगे बढ़ रहे हैं। बायोमास हो गया, टाइडल प्लांट्स हो गए या जियोथर्मल एनर्जी प्लांट्स हो गए। हम हमें जहाँ से जिस सोर्स में मिल रही है एनर्जी, हम उसको बहुत वाइज़ली यूटिलाइज़ कर रहे हैं एज़ इन, बिकॉज़ हम ऐसे ज़ोन में हैं जहाँ पे ये सारी एनर्जी अच्छे से हमें मिलती है। पहले बात करते हैं न्यूक्लियर या एटॉमिक एनर्जी, ठीक है? बेसिकली हम यहाँ क्या करते हैं, तो एटम का स्ट्रक्चर है उसको अल्टर करते हैं और वो अल्टरेशन से एक एनर्जी प्रोड्यूस होती है और उस एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। अब हमें ये कौन से एटम्स को अल्टर करना है, तो हमारे जो रेडियो एक्टिव एटम्स होते हैं लाइक यूरेनियम एंड थोरियम, जो कि झारखंड में बहुत वाइडली अवेलेबल है, इजीली अवेलेबल है। अरवली रेंजेस ऑफ राजस्थान में भी यही एटम्स, यही चीज़ें हमें देखने को मिल जाती है। यूरेनियम और थोरियम बहुत ज़्यादा क्वालिटी में देखने को मिल जाता है, एक्सट्रैक्शन ईज़ी हो जाता है। तो हमने यहाँ पे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स लगा रखे हैं, एटॉमिक पावर प्लांट्स लगा रखे हैं, तो वहाँ पे हम उस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी डिमांड्स और एनर्जी डिमांड सैटिस्फाई करते हैं। उसके अलावा केरला में जो मोनोज़ाइट सैंड्स हैं, दे आर रिच इन थोरियम। मोनोज़ाइट सैंड जो है वो बहुत ही रिच है, थोरियम कंटेंट उसमें बहुत ज़्यादा है। तो अगेन हम वहाँ पे यही टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट यूज़ करके हम वहाँ की एनर्जी रिसोर्सेज को हम यूटिलाइज कर रहे हैं, लोगों की डिमांड्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं, बी इट इंडस्ट्रियल डिमांड और बी इट द डोमेस्टिक डिमांड। ठीक है? नेक्स्ट इज द सोलार एनर्जी, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इंडिया में अगर हम बात करें तो विंटर्स में आपको सन रेज कम देखने को मिलती, बाकी आपको सोलर एनर्जी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बीइंग इन द ट्रॉपिकल जोन हमारे पास बहुत अच्छा सोर्स है, ठीक है? इनॉर्मस पॉसिबिलिटी है कि हम ये सोलर एनर्जी को ट्रैप डाउन करें। फोटोवोल्टिक टेक्नोलॉजी जो है, यानी कि सेल में कन्वर्ट करने का, बैटरीज में कन्वर्ट करने का, डायरेक्टली फ्रॉम सनलाइट टू इलेक्ट्रिसिटी, हम आज भी यूज़ कर रहे हैं। और रूरल और रिमोट एरियाज में ये बहुत ही पॉपुलर होता जा रहा है। आजकल बहुत सारे गांव ऐसे हैं जो कंप्लीटली सोलर एनर्जी पे चलते हैं। ईच एंड एवरी हाउस होल्ड्स पावर डिमांड्स, और या हम कहें इलेक्ट्रिसिटी डिमांड्स आर फुलफिल्ड बाय द सोलर एनर्जी। ठीक है? इसके एडवांटेजेस क्या हैं कि भाई विल मिनिमाइज द डिपेंडेंस ऑफ रूरल हाउस होल्ड। तो रोजिंदा घरों में फायरवुड और डंकेक से जो प्रॉब्लम्स होती थी पॉल्यूशन की या उसकी डिमांड की, लकड़ा काटना, ये वो सारा मिनिमाइज कर दिया हमने। उसके अलावा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं हम फॉर द एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। किस तरीके से कि भाई हम ये
फायरवुड काउ डंग यूज ना करके एयर पोल्यूशन कम कर रहे हैं। उसके अलावा सप्लाइंग मैन्योर इन एग्रीकल्चर, यानी कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फायरवुड एंड काउडंग्स जो हैं, ठीक है, वो पड़े पड़े जब सड़ते हैं तो मैन्योर बनता है, तो अल्टीमेटली हम जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं उसकी डिमांड कम करके हम जो नेचुरल हमारा मैन्योर है उसको यूज कर रहे हैं, ठीक है। कुछ इस तरीके से सोलर पावर प्लांट्स या सोलर पैनल्स आज भी गांव में लगाई जा रही हैं। देन कम्स विंड। विंड एक अगेन ग्रेट पोटेंशियल है हमारे पास विंड पावर का। हम जो हमारा पेनिनसुला है, ठीक है, ईस्टर्न कोस्ट एंड द वेस्टर्न कोस्ट, वहाँ पे बहुत अच्छे अमाउंट में हमें विंड्स मिल जाती हैं, फेवरेबल विंड्स मिल जाती हैं। बहुत सारे लार्ज विंड फार्म क्लस्टर्स बनाए गए हैं तमिलनाडु में, फ्रॉम नागरकोइल टू मदुरई। नागरकोइल डिस्ट्रिक्ट से मदुरई तक बहुत सारे लंबे लंबे विंड फार्म्स बनाए गए हैं। इसके अलावा आपको आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, गुजरात, केरला, महाराष्ट्र, लक्षद्वीप में भी विंड फार्म्स देखने को मिल जाएंगे। नागरकोइल जो है और जैसलमेर जो है वो बहुत ही इफेक्टिवली विंड पावर को यूज कर रहा है, विंड एनर्जी को यूज कर रहा है टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, टू मीट अप द डिमांड्स ऑफ द पीपल, ठीक है। इसके अलावा बायोगैस प्लांट, ठीक है, बायोगैस प्लांट में आप वो भी रेगुलर डे टू डे वेस्ट है उसको डंप करते हैं, डोमेस्टिक वेस्ट को, और इसी में से गैस प्रोडक्शन होता है जो कि अ, ये दो चीज़ें करता है। एक तो गैस हम हमारे घर के लिए यूज़ कर लेते हैं फॉर मीटिंग आर एनर्जी रिक्वायरमेंट्स। दूसरा, उसके अंदर जो डंप किया हुआ है, जो ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज हो रहा है, दैट कैन बी हेल्प्ड एज अ मैन्योर, ठीक है, दैट कैन बी यूज्ड एज अ मैन्योर इन आर एग्रीकल्चरल फील्ड, ठीक है। तो वो ऑर्गेनिक मैटर भी हम तरीके से यूज करते हैं। प्लस यहाँ पे जो गैस बनता है इट हैज़ हाई थर्मल एफिशिएंसी, बहुत अच्छा हीट प्रोडक्शन की कैपेसिटी होती है एज कम्पेयर टू केरोसिन, डंग केक्स एंड चारकोल या कोयला, ठीक है। इनके कंपेयर में इसकी हीट अच्छी खासी होती है जो हम यूज कर सकते हैं। और आज भी गांव में बहुत सारी जगह बायोगैस प्लांट्स होते हैं। बायोगैस प्लांट्स फॉर मल्टीपल सेटअप्स होते हैं, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस, लोकल्स भी अपने आप करते हैं। उसके अलावा यहाँ पे जो हम यूज़ करते हैं कि भाई हम कहते हैं कि जो भी डिपोजिशन होता है ऑफ द एनिमल, कैटल डंग हो गया या जो भी चीज़ें हैं वो सारी हम इसमें डिपॉजिट करते हैं, जिससे हमें दो बेनिफिट मिलते हैं। एक तो सोर्स ऑफ एनर्जी अच्छा खासा है, प्लस इट प्रोवाइड्स गुड क्वालिटी ऑफ मैन्योर, जिससे क्या होगा, कहीं ना कहीं हम जो एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रहे थे विद द वुड बर्निंग, विद द काउडंग बर्निंग, जो भी हम एनवायरनमेंट में एयर पोल्यूशन वगैरह बढ़ा रहे थे, केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे थे, वो सारा यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। टाइडल एनर्जी यानी कि ओशंस में जो हाई टाइड्स और लो टाइड्स आते हैं उसमें जब वाटर का इनफ्लो एंड आउटफ्लो होता है तो हम उसको ट्रैप करते हैं, उसको यूटिलाइज करते हैं, ठीक है, टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। किस तरीके से वर्क करता है, तो फ्लड गेट्स बनाते हैं जैसे डैम्स में होता है, उस तरीके से हम फ्लड गेट्स बनाते हैं जिससे पानी अंदर आए। हाई टाइड के दरमियान पानी अंदर आता है और ट्रैप हो जाता है, ठीक है, और फिर गेट क्लोज हो जाता है, ठीक है। गेट क्लोज हो जाने पे वो पानी जो अंदर आना था वो आ चुका होता है। आफ्टर द टाइड फॉल्स, यानी कि टाइड पीछे जाता है, द फ्लड गेट आर ओपनड अप, ठीक है, हम फ्लड गेट वापस खोल देते हैं, रिटर्न करते हैं जो भी हमारे फ्लड गेट्स हैं उसको इनिशियल पोजीशन पे, और पाइप के थ्रू हम ये पानी बाहर जाने देते हैं। तो यहाँ पे हम टर्बाइंस यूज करते हैं फॉर द इनफ्लो एंड आउटफ्लो जो होता है, क्योंकि पानी जब भी बहता है एक एनर्जी प्रोड्यूस करता है और उसी को हम ट्रैप डाउन करते हैं इन द टर्बाइंस टू प्रोड्यूस एनर्जी, ठीक है।
टाइडल एनर्जी रीजन्स हमें अगर हम देखें तो जहाँ पे ओशंस आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे, वहाँ पे आपको टाइडल एनर्जी जनरेशन देखने को मिलेगा। गल्फ ऑफ खंबात हो गया, गल्फ ऑफ कच्छ हो गया गुजरात में, ये हमारे वेस्टर्न कोस्ट पे यहाँ पे, ठीक है। उसके अलावा गैंजेटिक डेल्टाज इन द सुंदरबन या ये पोर्शन में ऑफ वेस्ट बंगाल, ये आइडियल कंडीशंस हैं जहाँ पे हम टाइडल एनर्जी को ट्रैप डाउन करके हम हमारी एनर्जी डिमांड जो है उसको सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, फिर आता है जियोथर्मल। अगर जियोथर्मल को ब्रेक डाउन करें, यानी कि द हीट दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द अर्थ, या अर्थ के क्रस्ट से, इंटीरियर से जो भी हीट प्रोड्यूस होती है उसे हम क्या कहते हैं, जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी जो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी हम अर्थ के इंटीरियर से प्रोड्यूस कर सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो किस तरीके से प्रोड्यूस होती है, हाउ डज इट वर्क्स। तो अर्थ जो है वो दिन प्रतिदिन गर्म होता जाता है डीप डाउन, ठीक है। तो उसमें जो जियोथर्मल ग्रेडियंट होता है वो अच्छा खासा होता है, टेम्परेचर कंडीशंस हाई होती हैं, और ये शैलो डेप्थ्स, बहुत डीप डाउन नहीं जाना पड़ता। तो यहाँ पे जो ग्राउंड वाटर है ऐसे एरियाज में वो एब्जॉर्ब करता है इस हीट को, और वहाँ के पत्थर जो हैं वो गर्म हो जाते हैं। अभी ये जो गर्म हुए हैं, इतने गर्म होते हैं कि अर्थ के सरफेस पे जब ये पानी आता है तब तक उसको स्टीम बना देता है, भाप बना देता है। और ये स्टीम हम टरबाइन्स के थ्रू, टरबाइन्स को मूव करने के लिए यूज करते हैं, और उससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। तो बेसिकली क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे जो हीट जनरेट है, में जब वाटर पास आउट होता है तो वाटर को वो स्टीम में कन्वर्ट कर देते हैं, और उसको हम यूज करते हैं टरबाइन को मूव करने के। कभी भी टरबाइन मूव करेगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। ठीक है, दिस इज हाउ द जियोथर्मल पावर प्लांट्स वर्कआउट। यहाँ पे बहुत सारे इंडिया में ऐसे हॉट स्प्रिंग्स हैं जहाँ पे हम इसको यूज कर सकते हैं टू प्रोड्यूस एनर्जीज। दो एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट्स अभी चालू हैं ऑन द जियोथर्मल। वन इज द पार्वती वैली नियर मणिकरण हिमाचल, और दूसरा है पुंगा वैली इन लद्दाख। दोनों आपको इमेजेस दे रखी हैं। ठीक है, ये दोनों ऐसी जगह हैं जहाँ पे बेसिकली ऑन द एक्सपेरिमेंटल बेसिस हम जियोथर्मल एनर्जी को ट्रैप करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अभी जो डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है, एनर्जी यूटिलाइजेशन के मामले में या जो भी हम बात करें, वो कहीं ना कहीं हमारी जो डिमांड्स हैं वो बढ़ती जा रही है। इंक्रीज इन द नीड फॉर एनर्जी, देयर इज कांस्टेंट नीड फॉर एनर्जी इन एवरी सेक्टर ऑफ द नेशनल इकोनॉमी। कोई भी सेक्टर ले लो, एग्रीकल्चर ले लो, इंडस्ट्री ले लो, या ट्रांसपोर्ट ले लो, कमर्शियल ले लो, डोमेस्टिक ले लो, सब जगह अगर हम देखें तो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स आर वेरी हाई। जो कंजप्शन है वो स्टेडीली राइज ही हो रहा है ऑल ओवर द कंट्री। तो क्या प्रॉब्लम होती है यहाँ पे ना, इससे दो चीजें देखने को, ट्विन प्लैंक्स हैं। एक तो प्रमोशन ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन हमें ध्यान रखना है, दूसरा इंक्रीज्ड यूज ऑफ एनर्जी सोर्स। यानी कि हमारी जो डिमांड्स हैं, वॉट एवर वी हैव द डिमांड्स फॉर एनर्जी, या हम कहें इलेक्ट्रिसिटी, जो भी डिमांड्स है, तो उसको अगर सेटिस्फाई करना है तो दो तीन चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। पहली तो जो हमारे पास है, द नॉन कन्वेंशनल वंस, या जो भी है हमारे पास, उसको वाइजली कैसे यूज़ करना है, उसको सोच समझ के कैसे यूज़ करना है। प्लस जो नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, या जो हमारे पास नए रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, उसको हम कैसे यूटिलाइज करें फॉर द बेटरमेंट फॉर द फ्यूचर, वो चीज़ें हमें ध्यान। ठीक है, कंजर्वेशन बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि हम कहते हैं वी वांट अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वी वांट अ सस्टेनेबल लाइफ। ठीक है, तो वहाँ पे हमें हमारी डिमांड्स तो सेटिस्फाई करनी है विदाउट जियोपार्डाइजिंग द डिमांड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। तो जो भी करना है वेरी जुडिशियसली उसको यूज़ करना है। एक लिमिटेड एनर्जी रिसोर्स है, ऐसा सोच के यूज़ करना है। छोटी छोटी चीज़ें हमें ध्यान रखनी है।
ठीक है? जैसे कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें इन इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअल व्हीकल्स। जब जाना सबको एक ही जगह है तो खुद-खुद के व्हीकल्स ले के हम निकल जाते हैं। उससे एयर पॉल्यूशन बढ़ाते हैं, फ्यूल डिमांड बढ़ाते हैं, ठीक है? फिर हम कहते हैं पेट्रोल डीज़ल के भाव बढ़ गए। फिर आता है स्विचिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी व्हेन नॉट इन यूज। आपके घर में आपके पेरेंट्स आपको कॉन्स्टेंटली बोलते हैं कि भाई जहाँ पे ज़रूरत नहीं है वहाँ पे लाइट बंद कर दिया करो। यूजिंग पावर सेविंग डिवाइसेस, अभी मार्केट में ऐसे बहुत सारे डिवाइसेस हैं जो पावर सेव करते हैं, अननेसेसरी पावर कंजप्शन नहीं होने देते, तो ऐसे डिवाइसेस को यूज़ करो। प्लस यूजिंग नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी हमें समय तक लंबे टाइम तक हमारे साथ रहने वाले हैं, तो उन पे ज़्यादा रिलाई करें, ठीक है? वो कहीं न कहीं हमें एनवायरमेंटल पॉल्यूशन से और हमारी जो एनवायरमेंट प्रॉब्लम्स हैं, उनसे भी हेल्प करेंगे जूझने के लिए। एनर्जी सेव्ड इज़ एनर्जी प्रोड्यूस्ड, ठीक है? ये स्टेटमेंट एक्सप्लेन करने के लिए बहुत अच्छे से पूछी जा सकती है एग्ज़ाम में। एक्सप्लेन द स्टेटमेंट एनर्जी सेव्ड इज़ एनर्जी प्रोड्यूस। तब आपको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में समझाना, ठीक है? तो बेसिकली अगर हम बात करें, यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। हमने समझ लिया इस चैप्टर में कि भाई मिनरल कौन कौन से हैं, फेरस मिनरल्स कौन से हैं, नॉन फेरस कौन से हैं, मेटेलिक मिनरल्स नॉन मेटेलिक मिनरल्स के बारे में समझा, कहाँ कहाँ मिलते हैं, किस फॉर्म में मिलते हैं। एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में समझा, कौन से कन्वेंशनल रिसोर्सेज हैं, कौन से नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज हैं, कैसे उन्हें यूटिलाइज करना है, वाटर माइनिंग हैजार्ड्स, उनको ओवर पावर कैसे करना है, ओवरकम कैसे करना है, क्या हम कर सकते हैं फॉर द एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है? तो यहाँ पे खत्म होता है हमारा 5th चैप्टर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द न्यू चैप्टर।